बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। Allah Almighty has blessed Pakistan with a great diversified geostrategic, and it is highly important in Asia regarding geostrategic of Pakistan। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस पे CSS एंड PMS के अंदर काफ़ी बार ऐसे भी आ चुका है। 2018 का ऐसे है PMS का, जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान अ ब्लेसिंग और अ कर्स, इसके ऊपर है। उसके अलावा भी अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो उसके ऊपर भी एसेज आ चुके हैं कि पाकिस्तान इज़ अ मिस मैनेजमेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह की है पुअर मैनेजमेंट कंट्री इन द वर्ल्ड पाकिस्तान की। इस तरह के बहुत सारे आपके ऐसे आ चुके हैं। उसके अगर इससे हट के भी हम देखें तो जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस जो है वो पाकिस्तान के जो CSS एंड PM है, जितने भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इवन वन पेपर एग्ज़ाम्स भी हैं। हम ये जो आज इस टॉपिक में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सिर्फ CSS एंड PMS के पाक अफेयर, पॉलिटिकल साइंस या करंट अफेयर, इनके अलावा भी ये टॉपिक जो है ये आपके जो PPSC या FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो वन पेपर पे हैं उनमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिनमें वो आपसे पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक में आपके डायरेक्शंस पूछ लेता है। ठीक है, जितने भी हाईवेज कोस्टल्स हैं उनकी आपसे मेजरमेंट्स पूछ लेता है, बॉर्डर्स की मेजरमेंट्स पूछ लेता है, किसके साथ कितना है, इंडिया के साथ कितना है, चाइना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। और इवन CSS 2023 के करंट अफेयर के पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो हम इस टॉपिक को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के किसी ना किसी पेपर के अंदर आपको ज़रूर नज़र आ जाता है। पाक अफेयर में नज़र आ जाएगा, पाक अफेयर्स में नज़र नहीं आएगा तो करंट अफेयर्स में नज़र आ जाएगा, करंट अफेयर्स में नज़र नहीं आएगा तो आपको पॉलिटिकल साइंस में कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा, वहाँ भी नहीं नज़र आएगा तो फिर आपको ये आपके जियोग्राफी के अंदर नज़र आ जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे के अंदर आ सकता है आपके। तो ये आपके लिए हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो अगर हम इसके कंटेंट की डिस्कशन करें तो उसके ऊपर है कि हम सबसे पहले इसको देखेंगे जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखेंगे जियो स्ट्रेटजिक पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस के मेन पॉइंट्स देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि वाई पाकिस्तान इज़ नॉट गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स लोकेशन, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम देखेंगे हाउ टू रीप द बेनिफिट्स फ्रॉम जियो स्ट्रेटजिक बाय पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें हम आज अपने इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान है क्या। देखें जियो स्ट्रेटजिक होता क्या है। जियो स्ट्रेटजिक बेसिकली जियोग्राफिकल लोकेशन होती है किसी भी कंट्री की टू गेट जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स। देखें स्टीफन कोन ने बड़ी पहले ये एक बात कर दी थी, ये आज की बात नहीं है, उन्होंने पहले ये बात कर दी थी कि किसी भी कंट्री का अगर कोई परमानेंट बेनिफिट है, परमानेंट एडवांटेज है, परमानेंट कॉम्पिटेंसी है तो वो उसकी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो परमानेंट नहीं होती, वेरिएट करती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अलावा किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी उसके जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस के मुताबिक ही बनाई जाती है। अगर आप किसी भी कंट्री की जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस को इग्नोर कर दें तो उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। इसकी मैं सबसे मेजर एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखें और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में सबसे मेन जो है, जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है या NSP नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है तो इन चीज़ों के अंदर हम इंडिया को नंबर 1 पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया हमारे जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस कंट्री के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है।
चाइना को हम बहुत अच्छा दोस्त कहते हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसके साथ अटैच है। अच्छा, अफगानिस्तान के बारे में हम बात करते हैं कि इफ अफगानिस्तान गेट अ पीस, पाकिस्तान विल आल्सो गेट अ पीस। अगर अफगानिस्तान में पीस नहीं हो सकता, अफगानिस्तान में टेररिज्म रहेगा, तो पाकिस्तान के अंदर भी पीस नहीं हो सकता। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो कंट्री अलग है। क्यों? क्योंकि वहां पे बात फिर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की आ जाती है। तो कोई भी कंट्री जो है, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही उसके रिगार्डिंग उसकी पॉलिसी बनाई जाती है, और उसी पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो फर्दर जो उनके बेनिफिट्स होते हैं या फर्दर उनकी जो एडवांटेजेस होते हैं उनको गेन किया जाता है। अच्छा, तो पाकिस्तान जो है इज लोकेटेड इन अ रीजन विच हैज़ ग्रेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक लोकेशन। अब अगर हम इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशंस के ऊपर देखें तो वर्ल्ड की 3 ग्रेट पास जो हैं वो पाकिस्तान की लैंड के ऊपर रह चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटेन आया। अच्छा, ब्रिटेन से पहले भी अगर हम देखें, अगर हम इससे पहले ब्रिटेन से भी पहले देखें, जितने भी रह चुके हैं मुग़ल इम्पीरियर, और मुग़ल इम्पीरियर से जितने भी पहले की आई हैं बादशाह जो हैं, जो रह चुके हैं यहाँ पे, इवन मंगोल्स को भी आप इसमें अटैच कर लें, तो वो आप देखें कि उनके लिए भी ये जो ये जगह है ये बड़ा जो है अट्रैक्टिव रही है। अगर हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस सिविलाइजेशन की बात करें तो आपको ब्रिटेन नज़र आता है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर 1947 के बाद जनाब जब ब्रिटेन चले गए तो उसके बाद आपको यूएसएसआर नज़र आता है। यूएसएसआर के बाद जब 1991 में यूएसएसआर इंटीग्रेट हो जाता है तो 1979 में यूएसएसआर आता है, ठीक है, अफ़गानिस्तान। और उसके बाद यूएसएसआर के बाद जनाब पोस्ट कोल्ड वार इरा के अंदर अब 9/11 का आप इंसिडेंट देख लें, उसके बाद फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो आप देखें कि पाकिस्तान ओवरऑल वर्ल्ड का जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट रहा है। अच्छा, अब अगर हम जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पाकिस्तान देखें तो उसमें सबसे सिंपल, अगर हम इस चार्ट को ही देख लें तो पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, ठीक है। इंडिया की इसके साथ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 2912 किलोमीटर है, जिसमें LOC आ जाता है। LOC पे 1600 किलोमीटर की LOC है। उसके अलावा भी डिफरेंट जगहों पे जो है वो टोटल 2912 किलोमीटर की LOC हो जाती है। अच्छा, अगर हम नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ में आपको चाइना नज़र आता है 5, जिसे सीनो पाक बॉर्डर कहा जाता है, 523 किलोमीटर। उसके बाद नॉर्थ में देखें तो ताजिकिस्तान है, जो वखान बॉर्डर से, वखान स्ट्रिप से जो है वो अटैच हो जाता है 27 किलोमीटर का, जहाँ से हम कार्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अटैच होते हैं, सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं। उसके बाद साउथ में देखें तो अरेबियन सी है, 1046 किलोमीटर की कोस्टल टेरिटरी है पाकिस्तान के पास। उसके बाद साउथ वेस्ट देखें तो ईरान है 909 किलोमीटर, जिसको गोल्ड स्मिथ लाइन कहा जाता है। अगर हम वेस्ट में देखें तो अफ़गानिस्तान है, इसको डिफरेंट टर्म्स में दिया जाता है। कहीं आपको 2250 2250 किलोमीटर की टेरिटरी नज़र आएगी, ड्यूरन लाइन आएगी। कहीं पे आपको 2430 किलोमीटर की टेरिटरी नज़र आएगी। मतलब डिफरेंस आप जगहों पे देखें तो आपको इसकी डिफरेंट है, जिसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है। और अगर हम इस मैप के अंदर भी पाकिस्तान को देखें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान इज़ द हब ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। सऊदी अरेबिया आपको एक साइड पे जो है वेस्ट में आपको मिडल ईस्ट नज़र आता है सारा, इसको वेस्ट एशिया कंट्रीज़ भी का मिडल ईस्ट भी कहा जाता है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है, जिसमें गल्फ़ स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, अरेबियन सी के साथ। अच्छा, अगर हम इससे पाकिस्तान से ऊपर की तरफ चले जाएं तो आपको ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान आ जाता है। अगर हम इसकी राइट साइड पे अगर हम देखें तो आपको चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार नज़र आता है। अगर पाकिस्तान से नीचे देखें तो आपको इंडिया नज़र आता है, और इसके साथ आपको अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी। आप ये सारी देखें तो पाकिस्तान इज़ बेसिकली द हब ऑफ सो मच मुस्लिम स्टेट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान की। हम अगर बात करते हैं जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान की तो कैसे है, वाई वी ऑलवेज सेड दैट पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोग्राफिक कंट्री इन एशिया एज वेल एज इन साउथ एशिया।
तो हम देखते हैं, देखें सबसे पहले तो पाकिस्तान, अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की भी बात कर लें, इससे पहले हमारा एक लेक्चर हमने अपलोड किया है दैट रिगार्डिंग बलोचिस्तान इश्यूज़, और उसमें हमने उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को डिस्कस किया था। आप उनको इससे पहले लाजमी सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, हम इसकी बात करें तो आपको ये नज़र आता है कि पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग्स क्या है, बट फिर ब्लेसिंग्स की बात के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए वो ब्लेसिंग पाकिस्तान क्यों नहीं मैनेज कर सका। तो ब्लेसिंग पाकिस्तान के लिए क्या है? पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ द बॉर्डर विद फर्स्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विच आर इंडिया एंड चाइना। आप चाइना इज द वर्ल्ड टॉप मोस्ट कंट्री, इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इकॉनमी है, जीडीपी है। थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इकॉनमी है। एंड दीज टू कंट्रीज आर आल्सो द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज इंडिया। पाकिस्तान इज द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर हम ये सारे सिनेरियोज देखें तो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है। बट अगर हम इसके कस की तरफ उठाएं तो पाकिस्तान ने अपनी इस ब्लेसिंग्स को इंजॉय नहीं किया। इंडिया के साथ वैसे बाय बर्थ कन्फ्लिक्ट रहा है फ्रॉम 1947, सिंस 1947। चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उसके साथ हमने सी पैक का प्रोजेक्ट किया, विच वाज बेसिकली $46 बिलियन का प्रोजेक्ट था, जो करंटली 2022 में $62 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। तो हम उस चीज़ को देखते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान में हम सबसे पहले देखें तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्रेट पावर्स है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्रेट पावर्स की हम पहले बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान ग्रेट पावर्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट 3 ग्रेट पावर्स जो हैं ब्रिटेन, यूएसएसआर एंड चाइना, उन तीनों का इंटरेस्ट आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आता है। फ्रॉम 1857 टू 1947 ब्रिटेन, 1979 टू 1990 यूएसएसआर एंड 2001 टू 2022, जब तक आपकी इवन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाय रहा है वो तो आपको 2012 तक रहा है। 2009 में जब पाकिस्तान को दिया भी गया था, बजट भी दिया गया था, तो आपको ये नज़र आता है। तो ये जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ही है ना पाकिस्तान की। और इवन अगर आप देखें तो यूएसए के जो मेजर उनके प्रेसिडेंट हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं, वो भी कई बार ये बात कर चुके हैं कि जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी, वार ऑफ टेरर हो रही थी 9/11 का, तो उस टाइम जनाब जो करंटली प्रेसिडेंट हैं, ये उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे, फॉरेन मिनिस्टर जो बाइडन साहब। तो इन्होंने उस टाइम भी ये बात की थी कि अगर हम पाकिस्तान के को साथ नहीं मिलाते तो हम टेररिज्म पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में नज़र आता है कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इज आल्सो द नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान। दीज 2 आर आल्सो द लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। उसके बाद रशिया इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। ईरान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईरान एंड अफगानिस्तान आर द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज रिगार्डिंग यूरोप के लिए ये दोनों कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे कि ईरान के लिए भी यूएसए को कंसर्न है, इसराइल को कंसर्न है, अफगानिस्तान के लिए भी यूएसए एंड यूरोप को बड़े कंसर्न है रिगार्डिंग टेररिज्म। अफगानिस्तान के लिए टेररिज्म है, और ईरान के लिए आपको नज़र आता है ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए यूएसए एंड इसराइल, उनको बहुत सारे कंसर्न हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो ईरान का जो है वो बहुत सारे जो एसिड्स हैं वो भी यूएसए ने इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीज़ किए हुए हैं, जो अभी करंटली उन्होंने कुछ जो उनके एसिड्स हैं वो नॉन फ्रीज़ भी किए हैं, जो साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया के साथ ईरान का एक प्रोजेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर उनके सैंक्शन लग गई तो उनका जो है वो पैसा फ्रीज़ हो गया था, एसिड्स जो हैं वो फ्रीज़ हो गए थे। उसके बाद ईरान ने जो है वो कुछ जो अमेरिकन हैं उनको पकड़ा, तो उसके बाद ईरान ने डिमांड की, तो उसकी बेस के ऊपर यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को कहा कि आप उनके एसिड जो हैं वो उनको वापस करें। तो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान इज़ आल्सो द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसके लिए भी एक अट्रैक्टिव मार्केट है पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए। उसके बाद हम देखें तो गेटवे टू कार्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वर्ल्ड जानता है कि दीज कंट्रीज़ आर रिच
एनर्जी रिच रिसोर्सेज कंट्रीज़ हैं, जितने भी कार्स के कंट्रीज़ हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो जितने भी कंट्री कार्स हैं ये इनको कोई भी वाटर बॉडी जो है वो अटैच नहीं होती। तो अगर पाकिस्तान जो है कार्स जो कंट्रीज़ हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और पाकिस्तान की जितने भी पोर्ट्स हैं वो अगर कार्स जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये यूज़ करें तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और पाकिस्तान को भी इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए समझें कि अगर कार्स लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक ब्लेसिंग है जिसको पाकिस्तान को एंजॉय करना चाहिए। और उसके साथ आप ये देखें कि ये एनर्जी रिसोर्सेज रिच कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान के साथ जितने भी हैं जैसे चाइना और इंडिया हैं ये बेसिकली कंट्रीज़ हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्टिक कंट्रीज़ हैं और इनके पास एनर्जी की डेफिशिएंसी है। तो जितने भी ये रिसोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये अगर पाकिस्तान के पोर्ट से होकर चाइना और इंडिया के पास जाएं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स है जिसको चाइना इंजॉय करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अ ट्रांजिट इकॉनमी फॉर चाइना एंड कार्स कंट्री जिसकी मैं अभी बात कर चुका हूँ आपको। आप और इसी बेस के ऊपर देखें कि पाकिस्तान चाइना ने पाकिस्तान के सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो है वो $46 बिलियन का प्रोजेक्ट लगाया जो 46 के बाद 56 बिलियन पे चला गया 2020 के अंदर। और करंटली 2022 के अगर पैरामीटर्स देखें तो उसमें आपको ये 62 बिलियन पे जा चुका है। और अगर हम इम्पोर्टेंस देखें, इम्पोर्टेंस में जितने भी कार्स के कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान को पाकिस्तान का जो सी है, पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, जो 3 पोर्ट्स हैं, बिन कासिम है, गवादर है। तो अगर ये 3 पोर्ट्स जो अगर आप देखें तो ये तीनों पोर्ट्स का जो डिस्टेंस है वो पाकिस्तान के पास शॉर्टेस्ट रूट है। शॉर्टेस्ट रूट में आप ये देखें कि इसके पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान के साथ ये तकरीबन 2600 किलोमीटर का रूट बनता है। और एज़ कम्पेयर टू ईरान को देखें तो ईरान का 4500 किलोमीटर है और तुर्की का 5000 किलोमीटर है जिसकी बेस के ऊपर कार्स को पाकिस्तान से बेनिफिट्स हो सकता है और पाकिस्तान को कार्स से। उसके बाद अगर देखें इंपॉर्टेंट लिंक इन द चेन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के बिल्कुल दरमियान में है। ईरान, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ उसके दरमियान में लोकेटेड है। जैसे हमने पहले भी जब मैंने इससे पहले आपको मैप दिखा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया। उसके बाद कोस्टल हाईवे एंड पोर्ट्स हैं पाकिस्तान के पास 3 मेजर पोर्ट्स हैं, गवादर, बिन कासिम एंड कराची जो चाइना एंड कार्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और 700 किलोमीटर का कोस्टल हाईवे है जो मकरान से स्टार्ट होता है और कराची पे एंड होता है। उसके बाद माउंटेन रेंजेस हैं पाकिस्तान के पास जो है वर्ल्ड जो टॉप 10 में देखें तो टॉप 10 में तकरीबन 5 जो मेजर पीक्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं जिनमें टॉप पे K2 है, K2 के बाद नांगा पर्वत है, नांगा पर्वत के बाद आपको 3 और भी हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें टूरिज़म आ जाता है। उसके बाद ये जो साइबेरियन वाइंड्स आती हैं उनसे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर रह जाता है। चारों के चारों सीज़न जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होते हैं। उसके बाद इनकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो ऑल रिवर्स ऑफ पाकिस्तान है वो यहीं से होते हैं। जिस तरह अगर सिंध का देखें तो सिंध का तिब्बत के पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो इस तरह के ये भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद मिनरल रिच कंट्रीज़ हैं। मिनरल रिच कंट्रीज़ में आप देखें कि अगर हम सिर्फ रिको को देखें जो बेसिकली कॉपर एंड गोल्ड का है तो $3 ट्रिलियन के पाए जाते हैं जिनमें डिफरेंट है। कोई डिफरेंट स्टडी की जाती है। कुछ स्टडीज़ में ये है कि रिकोडिक इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इससे पहले एक ईरान है और चिली है। कहीं पे आता है कि 5th लार्जेस्ट है डिपॉजिट इन द वर्ल्ड हैं कॉपर एंड गोल्ड के $3 ट्रिलियन के हैं। तो ऑलमोस्ट तो ये इन मिनरल रिच कंट्री है। उसके बाद आप देखें खेवड़ा को देखें, ठीक है, पिंक साल्ट के लिए देख लें। उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे हैं तो मिनरल रिच रिसोर्सेज हैं, यूरेनियम है। तो पाकिस्तान इज़ द
rich country regarding resources, but पाकिस्तान is poorly managed country in the world, जो अपने resources से benefit नहीं ले पाया। उसके बाद पाकिस्तान is only the country in the world, only country in Muslim world which is a nuclear capable Muslim country। इसके बाद अब ईरान है, ईरान ट्राई कर रहा है यूरेनियम की इनरिचमेंट की, एंड काफ़ी स्टडीज ये बता चुके हैं कि ईरान जो है वो इनरिचमेंट में काफ़ी आगे जा चुका है, जिसकी बेस के ऊपर यूएसए ने एंड यूरोपियन यूनियन ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। उसके बाद हम देखें कि वाई पाकिस्तान इज़ नॉट गेटिंग फ्रॉम बेनिफिट फ्रॉम इट्स लोकेशन, कि अगर हम इतनी इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर चुके हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी फिर भी डिविंडलिंग क्यों है। तो उसमें सबसे पहले तो टेररिज्म है। टेररिज्म में आप देखेंगे पाकिस्तान की जो सबसे मेजर 2250 और 2430 की जो टेरिटरी है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, और अफ़गानिस्तान में ना फ्रॉम 1979 यूएसएसआर और उसके बाद वार ऑफ टेरर, तो ये इश्यूज़ रहे हैं सिक्योरिटी के इश्यूज़। तो वो उन इनसिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बूस्ट नहीं कर सकी। उसके बाद रिफ्यूजीज़ जो हैं जो अफ़गानिस्तान में वार ऑफ टेरर के बाद आए, तो वो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन रहे हैं, क्योंकि बर्डन इस रिगार्डिंग के पाकिस्तान की इकॉनमी पहले एक छोटी सी थी, उसके ऊपर फिर फर्दर हो गया। उसके बाद बलूचिस्तान इशू है। बलूचिस्तान इशू के ऊपर हमारा पूरा इससे पहले एक टॉपिक है जो आपको सुनना चाहिए। तो बलूचिस्तान इशू है। उसके बाद इंडिया एज अ फैक्टर है। इंडिया एज अ फैक्टर आप देखें कि इंडिया जो है वो बाय बर्थ पाकिस्तान का से साथ इंडिया के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर भी जिस तरह कुछ टाइम पहले जो है बलूचिस्तान से रॉ के मतलब इंडिया का जो एक एजेंट है कुलभूषण यादव, उनको पकड़ा गया, तो वो एक फैक्टर है। उसके बाद ट्रेड सैंक्शंस ऑन ईरान, ईरान के साथ ट्रेड सैंक्शन हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है एनर्जी डेफिशिएंसी हुई, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के जो है एनर्जी के प्रोजेक्ट तब हो चुके थे, और ईरान की तरफ से वो पाइपलाइन पाकिस्तान के बॉर्डर तक कंप्लीट हो चुकी है, बट पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एनर्जी के लिए कहीं और जाना पड़ता है, और वो पाकिस्तान को बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, और मोस्ट सब एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर अगेंस्ट फैक्टर रहा है, दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। डिफरेंट फोर मार्शल ला रहे हैं, उसके बाद डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं रही, और डेमोक्रेसी के बाद भी पंक्चर डेमोक्रेसी रही है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। और अगर हम इसके वे फॉरवर्ड्स की तरफ जाएं तो हाउ टू रीप द बेनिफिट्स, के पाकिस्तान को अब क्या चाहिए, कि पाकिस्तान क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पाकिस्तान को टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए। टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर ये है कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना चाहिए। सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी एज वेल खुद ब खुद ही आ जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सिवा कोई कंट्री जो है वो बूस्ट नहीं हो सकता। उसके बाद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ होनी चाहिए। देखें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब आपकी किसी भी स्टेट जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकता, और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं हो सकती। हमेशा अगर कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे, अगर उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आप मार्शल मतलब डेमोक्रेटिक ले लें, आप टेक्नोक्रेट ले लें, गवर्नमेंट ले लें, अब जो मर्ज़ी गवर्नमेंट ले लें, ठीक है, उस गवर्नमेंट के अंदर अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। इसकी जनरल एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि आप देखें 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो 4th मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लगा 2001 में, उसके बाद आप देखें 2005 तक पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतरीन रही है, और ये वो टाइम था जिस टाइम तक IMF जो है वो पाकिस्तान से कहता था कि आप मुझसे कर्ज़ा ले लें, और पाकिस्तान कहता था नहीं, हमें लोन की ज़रूरत नहीं है। ये तो 2006 और 7 के बाद वर्ल्ड में रिसेशन आया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल ख़राब होते गए, इस प्रॉब्लम्स जो हैं वो होते गए, तो वो ये सारी चीज़ें हुई। तो अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट होती है, लोग होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं, उनका
उसका क्योंकि उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है तो वो अपना जो है अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि जैसे स्टेबिलिटी होगी फिर हम करेंगे, और जब वेट एंड वॉच की सिचुएशन होती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी भी उसमें नहीं आ सकती। उसके बाद एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इवन इन साउथ एशिया जिसकी जीडीपी जो है एजुकेशन के ऊपर सबसे कम है। अफ़गानिस्तान के बाद जो है अगर किसी कंट्री की वर्ल्ड के अंदर जीडीपी सबसे कम है तो वो पाकिस्तान की है, विच इज़ रिगार्डिंग 2% ऑफ जीडीपी। इसके बाद अगर हम श्रीलंका की देखें 7% है, इवन बांग्लादेश की 6% है। तो ये जीडीपी जो है इसके ऊपर बेहतर। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू जब तक रिजॉल्व नहीं हो सकता पाकिस्तान का और इंडिया के रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते, और जब तक ये रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि इनसिक्योरिटी के इश्यूज रहेंगे। उसके बाद इंश्योर इंटर प्रोविंशियल हारमनी एंड कॉपरेशन। इंटर प्रोविंशियल हारमनी के अंदर जितने भी इसके इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं वो उनको वर्क करना चाहिए, और जितने भी फेडरल गवर्नमेंट्स को बजट देती है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, और हर जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको उनके शेयर्स जो हैं वो प्रॉपर दिए जाएं। 7th NFC अवार्ड के अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर जितने भी दिए गए हैं शेयर्स उनको दिए जाएं। जैसे बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान इज़ द लीस्ट पॉपुलस कंट्री, लीस्ट पॉपुलस प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो बट उनको जो है उनका प्रॉपर शेयर जो 7th NFC अवार्ड के अंदर पॉवर्टी एंड लीस्ट डेवलपमेंट के शेयर्स एक्स्ट्रा रखे गए थे वो बलोचिस्तान को नहीं दिए गए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान मीडिया शुड प्ले द पॉजिटिव रोल एंड पाकिस्तान शुड गेट राइड ऑफ एनर्जी क्राइसिस। जो एनर्जी क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान को बेस्ट मैनेजमेंट करने से मिलेंगे, और जब तक एनर्जी क्राइसिस ख़त्म नहीं होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं करेगी। अब करंटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर सकती इंटरनेशनल मार्केट में। उसकी सबसे मेन रीज़न दो हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उनको प्रॉपर एनर्जी जैसे गैस हो गया या फॉसिल फ्यूल उस वो प्रोवाइड नहीं की जाती, और जो प्रोवाइड की जाती है वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि उससे जो फिनिशिंग प्रोजेक्ट है जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो इतनी एक्सपेंसिव बनती है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में आप उस फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट के साथ कम्पीट नहीं कर सकते इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। दैट इज़ रिगार्डिंग द जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ से ये आपको पता नज़र आ गया होगा कि हमने सबसे पहले देखा जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की है क्या, डिस्क्रिप्शन देखा कि पाकिस्तान ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पाकिस्तान के है क्या क्या चीज़ें। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान इससे बेनिफिट ले क्यों नहीं, कौन सी ऐसी रीज़न हैं जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस से बेनिफिट नहीं ले पा रहा। एंड लास्ट हमने इस हाउ टू रीप दीज बेनिफिट्स एंड लास्ट कंक्लूजन। अगर इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।